वेलकम दोस्तों। तो आज मैं लेके आया हूँ बाल विकास के कुछ क्वेश्चंस जो हमें आज करने हैं। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है, ये रीट 2017 का यानी राजस्थान टेट का 2017 का पेपर है। ठीक है, तो ये एमपी टेट के लिए भी है क्योंकि एमपी टेट के भी क्वेश्चंस बाल विकास के आते हैं तो वो इसी से रिलेटेड आते हैं। तो अब एमपी टेट के पेपर का तो कुछ है नहीं, लेकिन रीट का पेपर अप्रैल में है ना। तो हमें क्या करना है, तैयारी को जारी रखना है, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके रिवीजन हम कर सकते हैं एमपी टेट के लिए। ठीक है, क्योंकि अब डेट तो उन्होंने दी नहीं है, तो एमपी टेट के लिए हम क्या कर सकते हैं, रिवीजन को आगे ले सकते हैं। अगर आपको जॉब चाहिए, क्योंकि पीवी को सिर्फ आप ये मान के चलिए उसको सिर्फ डेट अनाउंसमेंट करनी है, पेपर तो हमें देना है, पीवी को थोड़ी देना पेपर, है ना। तैयारी हमें करनी, तो आप तैयारी ना छोड़ें। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, मतलब 15 को। इसके पहले की क्वेश्चन में, इसके पहले की वीडियोस में करा चुका हूँ, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, क्या लिखा है, स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है, यह पहलू उस श्रेणी से संबंधित है। यानी क्वेश्चन ने क्या बोला कि स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को कैसे प्रभावित करती है। क्या क्रियात्मक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, या अन्य कारक, या सी ऑप्शन है सामाजिक कारक। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर जो है वो होगा सामाजिक कारक। यानी सामाजिक कारक से ही स्कूल को संगठनात्मक स्थापना छात्रों के बीच में अधिगम को प्रभावित करती है। आगे क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन समायोजन को बढ़ावा देता है। यानी समायोजन को बढ़ावा कैसे मिलता है। तीव्र उत्सुकता से, बीमारी का डर, तो ये तो हो भी नहीं सकता। अपराधों का जुनून विचार, तो ये नेगेटिव आंसर्स हैं। तीव्र उत्सुकता या इसमें से दोनों में से कोई हो सकता है। तो अगर हम देखें तो पॉजिटिव आंसर तो यही रहेगा, है ना, कि उसमें अगर भय और चिंता है तो ही वो समायोजन कर सकता है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लिए 17, क्या लिखा है, एक शिक्षक के रूप में आपने अपने छात्रों से हमारे जीवन पर प्रदूषण के प्रभाव को समझाते हुए एक निबंध लिखने के लिए कहा। इस कार्य से ब्लूम के वर्गीकरण के कौन से संज्ञानात्मक स्तर की व्याख्या की गई है। तो ब्लूम का जो संज्ञानात्मक स्तर है, ठीक है, ब्लूम का संज्ञानात्मक स्तर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा आता है। ठीक है, तो उसने 3 दी थी ब्लूम ने। ठीक है, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट है विश्लेषण, संप्रयोग, समझ या ज्ञान। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर वो होगा संप्रयोग। ठीक है, संप्रयोग से ही अगर हम अपने छात्रों से बोलेंगे तो वो खुद के दिमाग का यूज़ करके, अपने अनुभवों का यूज़ करके ही प्रदूषण पर निबंध लिख पाएंगे। 18 देख लेते हैं, शिक्षक के तौर पर आपने एक उपयुक्त परीक्षण जांच सूची का उपयोग करके छात्र की बुद्धि, व्यक्ति तथा कक्षा व्यवहार के बारे में जानकारी एकत्रित की, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। यानी अगर आपने क्या किया, एक उपयुक्त परीक्षण किया, जांच सूची का उपयोग किया, छात्र की बुद्धि और व्यक्तित्व का व्यवहार जानकारी एकत्रित की, तो वो क्या मापन कहलाता है या मूल्यांकन कहलाता है। मूल्यांकन क्या होता है, परीक्षा देने के बाद। तो ये हो नहीं सकता, अब ये कट गया तो उपरोक्त सभी भी नहीं होगा, मापन हम कर नहीं रहे। तो राइट आंसर क्या होगा, तो बस राइट आंसर जो है वो होगा आकलन। हम उस छात्र का क्या कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा क्षेत्र ब्लूम के वर्गीकरण में नहीं आता। ठीक है, ब्लूम के वर्गीकरण के, ब्लूम ने 3 संज्ञानात्मक परिभाषाएं दी थी। ठीक है, कौन कौन सी दी थी, एक दिया था संज्ञानात्मक, दूसरा दिया था क्रियात्मक और तीसरा दिया था भावात्मक। यानी ये तो ब्लूम के तीनों नियम में आ चुके हैं। अब बचा क्या, मनोप्रेरणा, ये ब्लूम ने नहीं कहा था, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, मनोप्रेरणा। वही हमें नेगेटिव आंसर ढूंढना था। आगे क्वेश्चन नंबर 20, क्या लिखा है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 के ढांचे में मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। हमें क्या ढूंढना है, नहीं है, यानी कि नेगेटिव आंसर को। ठीक है, हमेशा नहीं है के लिए हमें नहीं है ही ढूंढना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिखा, स्कूल से बाहर जीवन को ज्ञान से जोड़ना, ये तो एनसीएफ 2005 बोलता है, तो ये सही है। दूसरा क्या है, परीक्षा को अधिक लचीला और कक्षा जीवन में एकीकृत करना, ये भी सही है। तीसरा, अधिगम को रटना विधि को सुविधाजनक बनाना।
चौथा, पुस्तक केंद्रित रहने की बजाय बच्चों की समग्र विकास के लिए पाठचर्या प्रदान करना, तो ये भी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अब रटने की बात जहाँ होती है, किसकी? रटने की बात, यानी अगर बात रटने की आ जाए तो ये नेगेटिव आंसर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर यही रहेगा, क्योंकि उसने क्या पूछा था? नहीं है, तो रटने पे बल थोड़ी देंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं हम। क्या लिखा है? शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है। धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा अंगुलियों और अंगूठे का उपयोग वस्तु को उठाने के लिए करता है। इस प्रकार की प्रगति क्या कहलाएगी? है ना, इस प्रकार की प्रगति क्या होगी? क्या वो सेफेलोकोडाल प्रगति है, या प्रॉक्सिमोडिसली प्रगति है, व्यापक से विशिष्ट कार्रवाई प्रगति है, या अनियमित प्रगति है? तो अनियमित प्रगति तो ये हो नहीं सकता। ठीक है, और ये भी नहीं है। अब रीट की जो आंसर सीट है, जो रीट ने आंसर दिए थे, वो ये दोनों हैं, बी और सी। ठीक है, तो इसके जो आंसर है वो ये दोनों होंगे। आगे, बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रिया सामाजिक जैसे 3 व्यापक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। विकास प्रक्रिया इन क्षेत्रों में कहाँ तक संबंधित है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है? अन्य को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से विकसित करना, ये तो नेगेटिव आंसर है, तो ये तो हमारा राइट आंसर हो नहीं सकता है। ठीक है, दूसरा, एकीकृत तो समग्र प्रकार में विकसित, ये हो सकता है। आंशिक रूप से विकसित, ये नहीं हो सकता। बेतरतीब तरीके से विकसित, ये भी नहीं, ये भी नहीं, और फर्स्ट वाला नहीं, तो ये तीनों नेगेटिव आंसर, तो ये कट हो गया। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? जो राइट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या लिखा है? एक बच्चा जो कि एक विशेषता जैसी मौखिक क्षमता में उच्च या निम्न है, बाद में उम्र में भी रहेगी, यह बयान के महत्व पर जोर देता है। यानी यह बयान किस पर जोर देता है? ठीक है, क्या ये बयान प्रारंभिक अनुभव पे जोर देता है, वातावरण पे जोर देता है, आनुवांशिकता पर जोर देता है, या आनुवांशिकता और वातावरण दोनों पर जोर देता है? तो इसका जो सटीक आंसर है वो क्या होगा? ये वातावरण और अनुशासन, आनुवांशिकता और वातावरण दोनों पर देता है। 24वां क्या लिखा है? अधिगम में उपयोग और अनुप्रयोग के नियम को भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? प्रभाव का नियम, श्रम का नियम, प्रबलन का नियम, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है वो होगा प्रभाव का नियम। अगर अधिगम का उपयोग हम अनुप्रयोग में करेंगे तो प्रभाव ही होगा ना। ठीक है, आगे लास्ट इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्या लिखा है? पावलाव के प्रयोग में कुत्ता न केवल पावलाव का कुत्ता प्रताप के माँ सीधे मुँह से लात टपकाता है, किंतु इससे पहले भी, अर्थात जब सीढ़ियों से नीचे आने वाले प्रशिक्षक कदमों की आवाज़ सुनता है, इस संप्रति को क्या कहा जाता है? तो पावलाव ने एक कुत्ते का प्रयोग किया था जिसमें लार का उद्दीपक और उद्दीपक का प्रयोग किया था, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है विलोपन, बिना शर्त प्रोत्साहन, तत्परता, या अनुकूलित उत्तेजना। ठीक है, तो जब पावलाव ने घंटी बजाई थी उसके बाद कुत्ते को खाना दिया था, है ना, तो फिर उसने क्या किया? घंटी बजाया, खाना देना बंद कर दिया। ये पावलाव ने प्रयोग किया था। तो केवल घंटी बजाने से ही क्या हो रहा था? लार निकलने लगी थी। तो पावलाव ने ये क्या किया था? अनुकूलित उत्तेजना को किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुकूलित उत्तेजना। ठीक है, तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे के क्वेश्चन इसकी नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे।